देखिए, मुझसे कल जो है कुछ विद्यार्थियों ने एक प्रश्न किए थे परसों कि सर पढ़ाई में मन लगे इसके लिए घर का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे अध्ययन अध्यापन पर, हमारे विकास पर, हमारे सोच पर उस परिवेश का बड़ा प्रभाव पड़ता है जहां हम रह रहे होते हैं। हम जिस घर में रहते हैं उस घर का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पढ़ाई के लिए भी जो घर का वातावरण है वो बहुत अनुकूल होना चाहिए। पहला तो घर का वातावरण अनुकूल इस तरह से होना चाहिए, घर के आपके माता पिता आपको पढ़ाई के लिए क्या करें, प्रोत्साहित करें, आपकी हर वह मदद करें जो मदद कर सकते हैं। आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों का समाधान भी करें, आपकी समस्याएं हैं समस्याएं भी सुनें, आपके सलाहकार के रूप में काम करें, आपके ऊपर अपने आदेशों को आरोपित ना करें, अर्थात आपको आदेश ना दें बल्कि आपको क्या करें, सलाह दें। और फिर अगर आप उन आदेशों उन सलाहों में भी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो उन प्रश्नों का भी वो समाधान करें। दूसरा, ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर में माता पिता के बीच, परिवार के दूसरे सदस्यों के बीच कलह का वातावरण ना हो, झगड़े का वातावरण ना हो, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में माता पिता के बीच क्या ना हो, विवाद ना हो। अगर माता पिता के बीच छोटे छोटे विवाद होते हैं तो वो विवाद भी बच्चों के मन मस्तिष्क पर एक अलग प्रभाव डालते हैं। तीसरा, जिस समय आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उस समय प्रयास करें कि घर में किसी कक्ष में अगर टीवी चल रहा है तो टीवी बहुत ऊंची आवाज़ में ना चले। दूसरा, अगर दूसरे सदस्य मौजूद हैं तो बहुत ऊंची आवाज़ में बात ना करें। इस बात को ध्यान दें कि बच्चे घर में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ समय समय पर माता पिता का धर्म होता है कि बच्चे भले उनसे कोई बात ना करें, उनके साथ बैठ करके, उनके कमरे में आकर के या अन्य जगह बैठ करके उनसे चर्चा जरूर करें, उन्हें समय जरूर दें। और अगर इस तरह का वातावरण आपको मिलता है तो निश्चित रूप से वो आपके लिए बहुत मददगार होता है। आज क्या हुआ कि सवेरे मुझसे एक बच्चे ने अपने घर की बात शेयर की और उन्होंने ये शेयर की कि उनके घर में मम्मी पापा के बीच बहुत ज़्यादा कलह होता है और वह कलह उनकी पढ़ाई में व्यवधान पहुंचाता है। तो मैंने कहा कि निश्चित रूप से बेटा मैं समझ सकता हूँ ऐसा है, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि हर किसी की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। आप उस कलह से मतलब न रखिए, आप केवल किस पर ध्यान केंद्रित करिए, पढ़ाई पर केंद्रित करिए ना। वो उनका काम है, वो अगर उनकी आदत है तो उनको ऐसे रहने दीजिए। आपको उनके बीच में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार शांति से आप कहते हैं कि ऐसा ना करें, नहीं करते हैं तो उनकी मर्जी, ठीक है ना। आज का समय इस तरह का है कि माता पिता को ही बच्चों की बात सुनना चाहिए और माता पिता को बच्चों के सामने अपने जो व्यक्तिगत थोड़ी बहुत तनाव हैं वो तनाव नहीं लाने चाहिए। और फिर भी अगर ला रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग क्या करो, मतलब जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिनको पढ़ना है घर में, तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक है ना। अब अगली बात आई कि सर वो कक्ष कैसा होना चाहिए, वो कमरा कैसा होना चाहिए।
जिस कमरे में हम पढ़ाई करें, निश्चित रूप से जिस स्थान पर बैठकर आप पढ़ रहे होते हैं उस स्थान का भी प्रभाव आपकी पढ़ाई पर पड़ता है। एक तो इस बात को ध्यान दें कि कमरा ऐसा हो जिसमें कुछ खिड़कियां भी हों, कमरे में अंधेरा ना हो, कमरे में क्या ना हो, अंधेरा ना हो, कमरे में कुछ खिड़कियां हों और उन खिड़कियों से कुछ प्रकाश सूर्य का आ सके। याद रखिए, सूर्य तेज का प्रतीक है। सूर्य किसका प्रतीक है? तेज का प्रतीक है। और वह तेज जब आपके चेहरे पर पड़ता है तो आपके अंदर सकारात्मक भाव तो पैदा करता ही करता है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। भले तत्काल समझ में ना आए, तो अगर आपका कमरा किसी ऐसी जगह पर है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, तो थोड़ी बहुत आए तो ज़्यादा आपको क्या होगा, मददगार होगा। अब नहीं है कमरा तो ज़रूरी नहीं है। अब ऐसे घर में बन ऐसे है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है आपके कमरे में, तो ये ना करने लगना आज के बाद से कि हमें ऐसा कमरा चाहिए कि जहाँ क्या आए, सूर्य का प्रकाश आए। दूसरा, आप अपने कक्ष में जो विद्या की देवी सरस्वती हैं, याद रखिए विद्या की देवी सरस्वती हैं, उनका चित्र जरूर लगाइए। बहुत अच्छा बेटा, आपके पास तो मुझे मालूम है होगा ही, चांदी की प्लेट पूरी रखी है माँ सरस्वती की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरूरी नहीं है चांदी की लगाएं, जिसकी लगाएं, लेकिन माँ सरस्वती का क्या होना चाहिए? चित्र होना चाहिए। क्यों? माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं और उनको देख करके आपको हमेशा प्रेरणा प्राप्त होती है। तो दूसरा, सरस्वती माता का चित्र। तीसरा, अगर आपको पुष्कर बेटा जी, अगर आपको सही अर्थों में पढ़ाई करना है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं केवल आपको संबोधन कर रहा हूँ, किसी को पढ़ना है तो कक्ष में जरूरी है कि आपके कक्ष में टीवी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? टीवी आपके कक्ष में नहीं होनी चाहिए, टेलीविजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके कक्ष में, ठीक है? और अगर है तो आप उस टेलीविजन को अपने ड्राइंग रूम में सेट करा दें, जहां बैठे वहां सब इकट्ठा बैठे, वहां देखना है देखें। क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते हम तो थोड़ा हमने टीवी चला दी, और टीवी चला दी, मन का प्रोग्राम आ रहा है, उसमें लग गए तो हमें पता ही नहीं चलता और हमारा समय क्या हो जाता है, व्यस्त होता है, नष्ट होता है। तो कमरे के भीतर क्या ना हो, टीवी ना हो। चौथा, आप जिस चेयर पर बैठकर पढ़ें वो बहुत कंफर्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंफर्ट का मतलब ऐसी नहीं हो कि वो चेयर आपको गड़ती हो, या आप पीठ एकदम जो है एकदम स्ट्रेट रहती हो। इससे भी क्या है, एकदम अगर स्ट्रेट रहती है तो नुकसान है, एकदम झुकी रहती है उससे भी क्या है, हाँ बिल्कुल। तो चेयर ऐसी होनी चाहिए जिसमें पढ़ाई आप कर सकें। आपकी टेबल में, जो टेबल है आपकी, वो टेबल साफ होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, और इतनी टेबल तो होनी ही चाहिए कि उसमें आप अपने किताबें, पत्रिकाएं रख सकें। पर डे टेबल की सफाई होनी चाहिए, कमरे की सफाई होनी चाहिए, और कमरे की सफाई के साथ साथ याद रखिए कि जो आपके कक्ष में अगर वहीं आपके सोने की व्यवस्था है तो बेडशीट भी पर डे चेंज होनी चाहिए। इन चीज़ों का बड़ा असर पड़ता है मन पर। हम जितना गंदे वातावरण में रहते हैं उतनी ही गंदगी हमारे मन मस्तिष्क में आती है, और जितना हम स्वच्छ वातावरण में रहते हैं उतना ही हमारा मन पढ़ाई में भी लगता है। तो ये भी होना जरूरी है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें अगर आपके पास हैं आपके कक्ष में,
तो निश्चित रूप से आपका कक्ष, हाँ एक और मैं यहाँ चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि आपके कक्ष में देखिए, अगर आप आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो, और नहीं करना चाहते हैं तो, तब भी आपके कक्ष में इस तरह से जैसे एटलस है, ये क्या, ये ऐसे टांग लीजिए, आप क्या कर लीजिए, और वो आपको बहुत मददगार होंगे। मध्य प्रदेश का, भारत का, पूरे विश्व का वो टंगा है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि 5-6 महीने आपको सामने टंगा है और आप केवल उसको देख रहे हैं, याद रखिए, केवल उसको देख रहे हैं, तो बिना ज़्यादा रखे आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ये आप करिए, करके देखिए, ये भी आपको करना है। और इसमें एक और बात कहूँगा आपसे कि अपने कक्ष में एक आध चित्र ऐसे जरूर लगा लीजिए महापुरुषों के, जिनसे आप प्रेरित हों, जिनसे आप क्या हों, प्रेरित हों। और जब मैं प्रेरित होने की बात करता हूं तो मैं ये नहीं कहता कि आप किसी फिल्मों के हीरो हीरोइनों के क्या लगाएं, चित्र लगाएं, वो तो बहुत विभत्स हैं, वो तो आपको प्रेरित करने के बजाय हतोत्साहित करते हैं। इनके चित्र बिल्कुल कमरों के भीतर नहीं होने चाहिए, इनकी जगह केवल सिनेमा हॉल तक है, सिनेमा हॉल के बाहर इनकी कोई जगह नहीं है, आपके कक्ष में तो कभी होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, किसी क्षेत्र के कोई विशेष हैं जिनसे आप प्रेरित हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत उपलब्धियां अर्जित की हैं, उनके एक आध चित्र भी आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, तो वो भी आपके कमरे में आपको क्या देंगे, प्रेरणा देंगे। ठीक है ना। अब ये देखिए, हमारे बीच एक सर आए हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, अभी आए हैं, वो नवोदय विद्यालय हटा में इस समय प्रिंसिपल हैं, और वो यहाँ आए हैं, मुझसे मिलने आए हैं, और ऐसे समय आए हैं जब मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, लाइव भी हूँ। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, अशोक जी आइए, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये बैठ जाइए। ये जो है हमारे इसी जो है महाराजा महाविद्यालय के विद्यार्थी रहे लंबे समय तक, और आजकल हटा में प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे हैं। नवोदय विद्यालय में बहुत अच्छे विद्यार्थी होने के साथ साथ बहुत अच्छे शिक्षक भी और बहुत अच्छे प्रिंसिपल भी, और इन्होंने अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच वह सब नवाचार किए हैं जो आज बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। मैं उनका यहाँ स्वागत करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि हम लाइव हैं, अशोक जी लाइव हैं, तो आप हमारे बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे? आइए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। परम सम्माननीय हमारे प्रिय गुरुजन, मेरे सभी साथियों, मैं साथी कह रहा हूँ क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट्स रहे हैं। प्यारे बच्चों, रियली सर के माध्यम से ये जो एकेडमी खोली गई है, कहीं ना कहीं सर की एक पीड़ा रही है शुरू से कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जहाँ एक और मैं सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देता हूँ, वहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी कुछ करूँ। आज रियली आप लोग बहुत ही कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से जो भी सर दे रहे हैं उसको अर्जित करेंगे तो स्वाभाविक है कि आप अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त करेंगे। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि आप लोग मेढक जानते होंगे। एक कंपटीशन हुआ मेढकों के मध्य, और उन्हें एक टारगेट दिया गया कि आपको इस ऊंचाई को प्राप्त करना है। सभी मेढक आपस में बातचीत करने लगे कि नहीं, हम नहीं प्राप्त कर सकते, हम नहीं प्राप्त कर सकते।
लेकिन फिर भी सबने कोशिश की और उन्होंने एक दूसरे को कहीं ना कहीं लेग पुलिंग करके आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन हम क्या देखते हैं कि एक मेढक धीरे धीरे उस टारगेट को प्राप्त कर लेता है और बाद में अब आप लोगों ने देखा होगा कि चूँकि आपस में बातचीत की जाती है या उससे पूछा जाता है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है कि आखिर आप बताइए कि आपने इस टारगेट को कैसे प्राप्त किया। तो उनमें से एक जो वृद्ध मेढक था उसने कहा, अरे ये क्या बताएगा, ये तो बहरा है। आप समझ गए होंगे कि यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्या बनना पड़ेगा, बहरा बनना पड़ेगा। आपको कैसा बहरा बनना पड़ेगा, आपको हर तरीके से कमेंट्स मिलेंगे, घर से भी कमेंट्स मिलेंगे, आपको जो आपका ग्रुप है पीयर को उससे भी कमेंट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यदि आपने अपना लक्ष्य डिसाइड कर लिया है और अन्य सब चीज़ों को जो सर बताते रहते हैं, मैंने देखा सर के कई इंटरव्यू देखे हैं, सर बताते रहते हैं कि हमें अपने टारगेट की तरफ मुड़ना चाहिए, हमें ये चीज़ें होना चाहिए तब हम प्राप्त करेंगे। हम उसको हम पारिवारिक संस्कार के रूप में ले लें या स्वयं पर्सनालिटी डेवलप के रूप में ले लें। यदि हम वो सब करेंगे तो स्वाभाविक है इसको टारगेट को प्राप्त करेंगे। इस साल नवोदय विद्यालय के लगभग 28 स्टूडेंट्स आपके यूपीएससी में निकले हैं। हमारे यहाँ पर भी नवोदय विद्यालय हटत से भी एक बच्चा निकला है जिसका नाम है शुभम शर्मा। अभी 15 तारीख को मुझे बुलाया गया है उसके वेलकम के लिए, वहाँ पर दमोह में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सर भले ही मोटिवेशनल क्लास के माध्यम से आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर आईएएस या यूपीएससी कहो या एमपीपीएससी कहिए, इस लाइन में जितना सर को नॉलेज है आप अगर उसको थोड़ा सा भी अपना टारगेट में रखेंगे तो स्वाभाविक है कि लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आज थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बहुत से आपको एग्जाम्पल मिलेंगे कि वो एसडीएम है लेकिन फिर भी उन्होंने यूपीएससी को प्राप्त किया। ऐसे कितने एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। और लेकिन मेन चीज़ क्या है कि सेल्फ डिसिप्लिन। यदि आप में सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो स्वाभाविक है कि उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मेरा आपसे ये भी अनुरोध है कि आप अपने पूरे दिन में हो सके तो अधिक से अधिक, हो सकता है सोसाइटी से भी हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, परिवार मित्रों सब, तो जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको सोचने की एक बार सोचिए आप, ये चीज़ें हम इससे प्राप्त करें, ये चीज़ें हम निकालें। हम देख रहे हैं कि इतनी गर्मी में आप लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सर का प्रभाव है, सर की क्लास का प्रभाव है जो कहीं ना कहीं आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। प्लीज़ मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि जहां भी आप लेटते हैं घर में, वहां पर आप एक स्लिप में एक टारगेट डिसाइड कर लीजिए, निश्चित कर लीजिए कि आई वांट टू बिकम दिस, मैं ये बनना चाहता हूँ। अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए। हम भी यहाँ पर नवोदय में लगभग 500-600 200 से अधिक लड़कियाँ हैं, 300 से ज़्यादा बॉयज़ हैं। जहाँ भी हॉस्टल में रहते हैं तो लिखवाते हैं उनसे टारगेट कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या प्राप्त। आप उसको हमेशा रखेंगे ध्यान में तो स्वाभाविक है प्राप्त करेंगे। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए सर की जो क्लास है, एक कवच है, सर की जो क्लास है, ये कहीं ना कहीं आपको उस रास्ते में ले जाने के लिए बहुत बड़ा काम करेगी। आप में से बहुत से बच्चे हैं जो इसमें नीट में कौन कौन जाना चाहते हैं, या आप इसमें देखिए आईआईटी में कौन कौन जाना चाहते हैं। क्लास 12th वाले बच्चे हैं, किस क्लास के हैं? 10th के हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 10th के बाद में क्लेट है, आईआईटी है, एनआईटी है, इसके बाद में आपका नीट है, और भी जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आपके यूपीएससी या पीएससी के भी जो भी रास्ते हैं वो भी क्लियर होंगे। तो मुझे सर ने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया है, मैं कृतज्ञ हूँ सर का। और रियली
सर का जो प्रेम है, सर का जो सपोर्ट है, आज अगर हम खड़े हैं तो सर के ही कृपा से, आशीर्वाद से खड़े हुए हैं। सर ने हमें पग पग में, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, पग पग में, चाहे फाइनेंशियल रूप से हो, चाहे उस ये मोटिवेशनल क्लास के रूप में हो, हर तरीके से सपोर्ट किया। उसका परिणाम यह रहा कि जब भी हम इंटरव्यू हमने दिया किसी भी कंपटीशन में, उस पैनल में हम लोग टॉप में रहे। और आज सर की कृपा से कहीं ना कहीं पूरे रीजन में, वो जो रीजन के अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आता है, उसमें कहीं ना कहीं पहचान है। वैसे ऑल इंडिया में जितने भी 500-600 नवोदय हैं, सब आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो पुनः मैं सर का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और सर ने मुझे आपसे जुड़ने का समय दिया, आपसे मिलने का समय दिया। और मैं कहूँगा कि जो चीज़ें यहाँ से कही जाती हैं, आप उसको सीरियसली लें, तभी ही आप आगे बढ़ पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। और मैं जब आपसे ये कहता हूँ कि हम अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपनी सफलताओं से, अपनी वाणी से अपने माता पिता को, अपने परिवार को और अपने शिक्षकों को गर्व का अवसर प्रदान करें, तो गर्व के अवसर ऐसे ही होते हैं जिस तरीके से आज अशोक जी ने हमारे बीच आकर मुझे गर्व का अवसर प्रदान किया। मुझे गर्व है कि आप मेरे विद्यार्थी हैं। आप जो है नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल के रूप में बच्चों के बीच वह सब कर रहे हैं जो करना चाहिए। मुझे बिल्कुल मन से मैं इनके साथ, इनके कार्यों को पसंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। और मैं चाहूँगा कि हमारे आगे बच्चे जो सब बैठे हैं, सब इसी तरह से किसी न किसी रूप में हमें गर्व का अवसर प्रदान करेंगे। और आप इस बात को समझ सकते हैं कि इतनी गर्मी के बाद भी ये बच्चे यहाँ आते हैं। यहाँ तक मैं बता दूँ कि कल शायद कल लाइट नहीं थी, 1.25 घंटे बगैर लाइट के बच्चे बैठे रहे। और मैं उनसे कहता भी रहा कि बहुत गर्मी लग रही है। बोले कोई बात नहीं सर। तो ये इस बात का सूचक है कि बच्चे बहुत अच्छे हैं। आज घर से निकल कर बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं, यही इस बात की कहने से सूचक है कि आप कितने अच्छे हैं। अन्यथा आज बच्चों को बाहर निकाल करके लाना, क्लास में लाना बड़ा कठिन हो रहा है। मेरे पास 20 गार्जियन आ रहे हैं जो उनके बच्चे नहीं आ रहे, वो चाहते हैं उनके बच्चे आएँ, वो यहाँ नहीं आ रहे, जबकि इस क्लास में कुछ नहीं है। आना है, बैठना है, सुनना है, समझना है, क्वेश्चन करना है, और शुरू में एक कृतज्ञता ज्ञापन होता है, प्रार्थना होती है, और अंत में जरा सा ध्यान का कार्यक्रम होता है। ना कोई यहाँ बसता है, ना कोई यहाँ सिलेबस है, ना कोई यहाँ टेस्ट होता है। और ऊपर से रोज़ कोई ना कोई आपको एक अच्छी कहानी मिलती है, और कहानी के साथ साथ आपको आपके जीवन में किस तरीके से कुछ चीज़ें मददगार होंगी, उनकी जानकारी आपको मिलती है। अशोक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा इस समय जितने बच्चे बैठे हैं, उसमें से 99% बच्चे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं। उन्हें आगे किस तरह से बढ़ना है, क्या करना है। और ये मोबाइल फ़ोन से अपनी दूरी कम कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से अपनी दूरी बढ़ा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का मतलब कम यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे कम कर दिया है इन लोगों ने। और साथ ही साथ एक जो क्रोध प्रॉब्लम होती है, उस पर भी थोड़ा नियंत्रण स्थापित होने लगा है। और जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस पर बच्चे अमल भी कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि वो ऐसा कर रहे हैं। मैंने कल आप लोगों से जिस विषय पर चर्चा की थी, उसी विषय को मैं आगे आज बता रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, अपना समय हो चुका है। ठीक है, कल हम जो है इसको आगे बढ़ाएंगे, और एक बार फिर हम आप सब अशोक जी के लिए तालियां बजाकर उनका स्वागत करें जो हमारे बीच आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हमें अपना जो छोटा सा ध्यान है, आप उसको कर लीजिए। हम लोग बाहर हैं।